नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज चल रही है जहां पर हम इसके पहले भी नंबर ऑफ टॉपिक्स आपको कवर करा चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जिनसे जून 2025 में बीएफएम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर 2024 में क्वेश्चंस पूछे गए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है रिस्क आइडेंटिफिकेशन इन बैंकिंग बिजनेस। बेसिकली मॉड्यूल बी का ये टॉपिक है, मॉड्यूल बी, जिसमें हम पढ़ते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो अगेन उसी से संबंधित ये टॉपिक है। तो जानेंगे किस तरीके से बैंकिंग बिजनेस में रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ध्यान में रखे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो अगेन सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए बैंकों के बारे में जानना होगा कि बैंक कितने प्रकार की बिजनेस लाइंस में डील करते हैं, क्या क्या काम वो करते हैं और वो सारा काम कौन कौन सी बिजनेस लाइंस में आता है। तो उसके बारे में समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमर्शियल बैंकिंग की। हम और आप जो बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं वही कॉमर्शियल बैंकिंग है। उन बैंकों को कॉमर्शियल बैंक कहा जाता है। अभी जिस बैंक में जॉब कर रहे हैं वो कॉमर्शियल बैंक ही है। तो कॉमर्शियल बैंकिंग का मतलब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स, पूरा काम कॉमर्शियल बैंकिंग में आता है। फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या हुआ? कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब जो बड़े बड़े जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, अडानी एंटरप्राइजेस हो गया, इस तरीके की जो बड़ी बड़ी फर्में हैं इनको फाइनेंस करना। क्योंकि बैंकों का काम क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट। जो जमाकर्ताओं का पैसा बैंक के पास आएगा उस पैसे को बैंक ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के लिए उधारी पे देते हैं, उन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं जिनको वो पैसा चाहिए। तो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको पैसा चाहिए होता है, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस में आता है पूरा का पूरा। फिर रिटेल बैंकिंग की बात करते हैं। रिटेल बैंकिंग यानी कि हमसे और आपसे जुड़ा हुआ, कॉर्पोरेट यानी कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, रिटेल यानी कि हमसे और आपसे। ठीक है, जैसे गिन पर्सनल लोन बांटा जा रहा है रिटेल के लिए, होम लोन बांटा जा रहा है रिटेल। रिटेल यानी कि जहां पर हम एक एक इंडिविजुअल कस्टमर्स को सर्व करते हैं। किसी कंपनी को अगर आप सर्व कर रहे हैं तो वहां एक कस्टमर नहीं मिलेगा, आपको नंबर ऑफ कस्टमर मिल जाएंगे। जैसे आप देखिए कंपनी के सभी इंप्लॉइज का अकाउंट एक ही बैंक में होता है तो वो होलसेल बैंकिंग बोलते हैं, उसको रिटेल बैंकिंग नहीं बोलते। तो रिटेल बैंकिंग। फिर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, क्योंकि बैंकों के पास जनता का पैसा है तो जनता का पैसा तो है, उसको कहां कहां निवेश करना है इसके भी माध्यम बैंक आपको प्रोवाइड करता है। और बैंक आजकल ट्रेडिंग एक्टिविटीज में भी डील करने लगे हैं। ट्रेडिंग यानी कि बात हो रही है शेयर मार्केट की। ठीक है, फिर अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, और इनके अलावा जो और वित्तीय सेवाएं प्रदान की जा रही। वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत बात करें तो सभी प्रकार की सेवाएं आजकल बैंकों के द्वारा मिल रही हैं। बैंकिंग सर्विसेज तो हैं ही, उसके साथ स्टॉक मार्केट सर्विसेज, म्यूचुअल फंड सर्विसेज की बात कर लीजिए, इंश्योरेंस सर्विसेज की बात कर लीजिए, इन सभी प्रकार की सर्विसेज आपको बैंकों से मिलती हैं। ठीक है, तो बैंक अगेन ईच बिजनेस लाइन इन फर्दर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। जितनी भी बिजनेस लाइन एक बैंक के पास होती हैं वो सब कुछ सब ग्रुप्स में आती हैं, और सारे सब ग्रुप जो हैं वो अलग अलग प्रकार की फाइनेंशियल एक्टिविटीज में व्यस्त होते हैं। अभी इन पूरे सब ग्रुप को जानेंगे, तब अगेन याद रखिएगा इन बिजनेस लाइंस को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर आगे एनालिसिस किया जाता है जब हम रिस्क आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो देन फॉर एग्जाम्पल रिटेल बैंकिंग में ऑफर पर्सनल लोन, जो अभी मैंने आपको बताया, एक एक व्यक्ति को जो लोन दिया जाता है, डिपॉजिट्स दिए जाते हैं, या फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इशू किया जा रहा है। कॉर्पोरेट फाइनेंस में डील विद लार्ज लोन्स, जो मैंने आपको बताया, सिंडिकेशंस और एडवाइजरी सर्विसेज। सिंडिकेशन क्या होता है? बेसिकली सिंडिकेशन में हम बात करते हैं एक दूसरे लोन्स के बारे में। देन द रिस्क एक्सपोजर डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ बिजनेस लाइन। हम यहां पर कितने प्रकार की बिजनेस लाइन है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। नेचर ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज, क्या उसका नेचर क्या है, यानी कि बिजनेस लाइन की जब बात करेंगे तो अलग अलग एक्टिविटीज को हमने अलग अलग सब ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है, उसकी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग कि किसी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज का नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है। देन टाइप ऑफ क्लाइंट सेगमेंट, क्लाइंट जो है वो किस सेगमेंट का है, वो रिटेल सेगमेंट का क्लाइंट है या मिड साइज्ड है या लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो क्लाइंट्स को भी डिवाइड करते हैं। ये जो रिस्क एक्सपोजर है
इन सब चीजों पर डिपेंड्स करता है। जैसे बड़े बड़े जो लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं उनको बड़ा अमाउंट दिया जाएगा तो रिस्क एक्सपोजर ज्यादा होगा। समझ लीजिएगा, किसी को 1-2 लाख रुपए का लोन दिया गया है, वो डूब जाएगा तो बैंक को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कॉर्पोरेट्स को जिनको हजारों करोड़ का लोन दिया गया है, अगर वो एक भी लोन डूब जाता है तो बैंक की फाइनेंशियल स्थिति पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो अगेन एक्सपोजर डिपेंड करता है क्या किस तरीके का रिस्क है। तो अगेन ये सब चीजें हैं जो रिस्क एक्सपोजर, ठीक है, डिपेंड्स करता है इन सब चीजों पर कि क्या रिस्क एक्सपोजर रखा जाए। इवन इफ द सर्विस अपीयर सिमिलर लाइक अ लोन, द एसोसिएटेड रिस्क डिफर बेस्ड ऑन, यानी कि सेवाएं एक जैसी लगती हैं। सेवाएं एक जैसी क्या लगती हैं? जैसे लोन्स प्रदान करना। अब लोन प्रदान करना ये एक ही सेवा है, यानी कि लेंडिंग सर्विसेज। लेकिन याद रखिएगा इसके अंतर्गत भी क्या किसको दे रहे हो, इसके बिहाफ पर भी रिस्क को डिवाइड किया जाता है। वही लिखा हुआ है द एसोसिएटेड रिस्क। मैंने अभी बताया कि एक व्यक्ति को आपने लोन दिया है 1 लाख रुपए का, एक व्यक्ति को आपने लोन दिया है 10 लाख रुपए का, एक व्यक्ति को आपने लोन दिया है 1 करोड़ रुपए का। तो सबसे अब अगेन सर्विस की बात करें तो एक ही सर्विस है, कौन सी? लेंडिंग सर्विस, ठीक है। लेकिन यहां पर एसोसिएटेड रिस्क डिफर है। 1 लाख रुपए का लोन जो दिया है उसमें अलग रिस्क है, 10 लाख का जो लोन दिया उसमें अलग रिस्क है, 1 करोड़ का जो लोन आपने दिया है उसमें अलग रिस्क है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों को दिया गया है। तो अगेन अब यहां पर बात आती है, ठीक है, सर्विस। तो साइज ऑफ द क्लाइंट, अभी बात हो रही थी ना कि रिटेल क्लाइंट है, मिड साइज्ड क्लाइंट है, ठीक है, या फिर कॉर्पोरेट बोरोवर है, किस तरीके का क्लाइंट है उसके साइज पर डिपेंड करेगा। देन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस, जो ट्रांजेक्शन आप उसके साथ कर रहे हो वो कितना कठिन है, कितना कॉम्प्लेक्स है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी निर्धारित करेगी कि उसके साथ किस तरीके का रिस्क एसोसिएटेड है। देन क्रेडिट वर्दीनेस, क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब होता है साख, यानी कि ये वो पैसा चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। तो क्रेडिट वर्दीनेस की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। फिर इकोनॉमिक सेक्टर्स एक्सेट्रा, यानी कि आर्थिक क्षेत्र कैसा चल रहा है देश में। अगर इकोनॉमिक सेक्टर डाउनफॉल में है तो याद रखिएगा इकोनॉमी देश की डाउनफॉल में है तो पैसे की जरूरत तो हर किसी को होगी, लेकिन क्या वो चुका पाएगा? जैसे कोरोना में हर किसी को पैसे की जरूरत थी, लेकिन बैंक अब हर किसी को पैसा बांट दे तो याद रखिएगा वापस कैसे मिलेगा, क्योंकि स्थितियां अगेंस्ट हैं। तो इकोनॉमिक सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है ये भी रिस्क को दर्शाता है, ठीक है। हेंस रिस्क आइडेंटिफिकेशन इन बैंकिंग इज नॉट वन साइज फिट्स ऑल, यानी कि बैंकों में अगर रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हो तो ये ऐसा नहीं होगा कि वन साइज फिट्स ऑल, एक ही साइज का आपने बना दिया और सबके लिए फिट हो जाए, यानी कि कस्टमाइजेशन होगा। वन साइज फिट्स ऑल का कॉन्सेप्ट यहां पर एसोसिएटेड रिस्क नहीं चलेगा। सर्विस सेम होने से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। एक्सपोजर भी कई बार सेम होने से फर्क नहीं पड़ता है, डिपेंड करता है आपने क्या और किस तरीके से उस चीज को आगे प्रोवाइड किया हुआ है। तो वन साइज फिट्स ऑल नहीं है, इट मस्ट टेलर्ड टू ईच ट्रांजेक्शन एंड सेगमेंट। अलग अलग सेगमेंट के लिए जो टेलर्ड, टेलर्ड का मतलब है जैसे टेलर जो है, टेलर के पास जितने लोग भी जाते हैं अपना कपड़ा सिलवाने के लिए, वो हर किसी की नाप लेकर के उसके अकॉर्डिंग सिलता है। जैसा आप कहोगे, आप जितना बाजू कहोगे उतना बाजू रखेगा, ठीक है, जितना कमर कहोगे उतनी कमर रखेगा, आपके अकॉर्डिंग वो आपका कपड़ा तैयार करता है। लेकिन अगेन आप रेडीमेड लेने जाते हो तो कहां साइज लगे हुए हैं 38, आपको फिट हो तो ले जाओ। वो स्पेशली आपके लिए नहीं बना रहे, उन्होंने कई साइजेस बना दिए हैं और रेडीमेड बेच रहे हैं। आपको जो भी साइज फिट आता है वो साइज आप लेकर के जा सकते हैं। तो अगेन बैंकिंग बिजनेस में रिस्क क्या रिलेट करता है? टेलर मेड जो सिस्टम है ना, ठीक है, तो एक ही साइज सभी के लिए फिट, ऐसा कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं आता है। अब देखिएगा यहां पर बिजनेस लाइन ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंकिंग इंडस्ट्री में कौन सी प्रकार की बिजनेस लाइन है, सब ग्रुप क्या है और वो क्या काम करती हैं, कौन सी बिजनेस लाइन में क्या काम होता है, ये चीजों को जान लीजिएगा। याद रखिएगा ये टोटल 8 बिजनेस लाइन आपको मिलेंगी, 8 बिजनेस लाइन, और इन्हीं बिजनेस लाइन के आधार पर इनका रिस्क फैक्टर डिसाइड होता है जिसे बीटा फैक्टर कहते हैं, और उसी बीटा फैक्टर के आधार पर इनका कैपिटल चार्ज जो है वो निर्धारित होता है। इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में आते हैं।
सीधे सीधे या तो एक्टिविटीज दे देंगे आपको न्यूमेरिकल्स में, बता देंगे ये एक्टिविटीज एक बैंक कर रहा है, ठीक है, आप इनका रिस्क निकालिए। तो एक्टिविटीज से आप पहचानिए ये किस बैंकिंग में आएगा और उसका क्या बीटा फैक्टर है, ठीक है, जैसे समझ गए कि नहीं। अगेन कॉर्पोरेट फाइनेंस का मान लीजिए बीटा फैक्टर 18% है, तो पहले एक्टिविटीज को पहचानिए, फिर आपको पता चल गया दिस एक्टिविटीज कम्स अंडर कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो इसका 18%, यानी कि 1 करोड़ का लोन अगर आपने बांटा हो तो 18% कैपिटल चार्ज के रूप में 18 लाख रुपए आपको कैपिटल चार्ज के रूप में रखना होगा एज पर द बीटा फैक्टर, समझिएगा। तो इन एक्टिविटीज को जान लीजिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। तो अगेन पहली एक्टिविटीज यहां पर आती है कॉर्पोरेट फाइनेंस, और सब ग्रुप में क्या आता है, इसको कॉर्पोरेट फाइनेंस भी कहते हैं, म्युनिसिपल या गवर्नमेंट फाइनेंस भी कहते हैं, मर्चेंट बैंकिंग भी इसी में आती है, और बैंकों के द्वारा दी जाने वाली एडवाइजरी सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स वो भी इसी में आता है। अब क्या क्या एक्टिविटीज होती है, एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, मर्जर और इक्विजिशन, ठीक है, मर्जर और इक्विजिशन यानी कि अगेन विलय और अधिग्रहण, कंपनियां जब एक दूसरी आपस में विलय हो जाती हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती, ये एक्टिविटीज भी यहीं पर आती हैं। अंडरराइटिंग, रिस्क की अंडरराइटिंग होती है, प्राइवेटाइजेशन, सिक्योरिटाइजेशन, रिसर्च, डेट अगेन गवर्नमेंट या हाई यील्ड जो भी है, इक्विटी, सिंडिकेशंस, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, सेकेंडरी प्राइवेट प्लेसमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। आईपीओ प्राइमरी मार्केट में होता है, फिर और सबकी बात करें तो सेकेंडरी आता है, फिर प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी कि ये सारी एक्टिविटीज बन के क्या बनाती हैं, ये सब कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंतर्गत आती हैं। फिर दूसरी एक्टिविटी यहां पर कौन सी आती है, दूसरी जो बिजनेस लाइन है उसको बोलते हैं ट्रेडिंग एंड सेल्स, ट्रेडिंग और सेल्स, इसके सब ग्रुप क्या आते हैं, सेल्स है, मार्केट मेकिंग है, प्रोप्राइटरी पोजीशंस है और ट्रेजरी है, ये सब इसके सब ग्रुप में आते हैं। अब एक्टिविटीज क्या क्या होती है यहां पर, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, इक्विटी भी आती है यहां पर, फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं यानी कि INR टू अदर करेंसी, कमोडिटीज की बात यहीं पर करते हैं, क्रेडिट की बात करते हैं, फंडिंग की बात करते हैं, ओन पोजीशन सिक्योरिटीज जो अपने पास सिक्योरिटीज है उनकी पोजीशन, लेंडिंग और रेपोज की बात करते हैं, रीपर्चेज ऑफर की, ब्रोकरेज है, डेट है, प्राइम ब्रोकरेज है, ये सभी एक्टिविटीज कहां पर आती हैं, ये ट्रेडिंग एंड सेल्स बिजनेस लाइन के अंतर्गत आती हैं। फिर बात आता है रिटेल बैंकिंग, तो रिटेल बैंकिंग में बेसिकली 3 सब ग्रुप्स हैं इसके, पहला सब ग्रुप है रिटेल बैंकिंग, दूसरा है प्राइवेट बैंकिंग और तीसरा है कार्ड सर्विसेज। तो रिटेल बैंकिंग में है रिटेल लेंडिंग एंड डिपॉजिट्स, बैंकिंग सर्विसेज, ट्रस्ट एंड स्टेट्स, ठीक है। देन प्राइवेट बैंकिंग की बात करें तो प्राइवेट लेंडिंग एंड डिपॉजिट्स, बैंकिंग सर्विसेज, ट्रस्ट एंड स्टेट्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइस। फिर बात आती है कार्ड सर्विसेज, तो मर्चेंट और कॉमर्शियल कॉर्पोरेट कार्ड्स, ठीक है, प्राइवेट लेबल्स एंड रिटेल्स, यानी कि क्रेडिट कार्ड्स वगैरह की बात हो रही है लेकिन वो यहां पर आता है, तो कार्ड सर्विसेज। अब अगेन अगली यहां पर बात आती है कॉमर्शियल बैंकिंग, तो कॉमर्शियल बैंकिंग में एक ही सब ग्रुप है जिसका नाम भी कॉमर्शियल बैंकिंग है, इसमें क्या क्या आता है, प्रोजेक्ट फाइनेंस, किसी प्रोजेक्ट के लिए उधार प्रोवाइड करना प्रोजेक्ट फाइनेंस हो जाता है, रियल एस्टेट बड़ी बड़ी जो इमारतें बिल्डिंग्स बन रही हैं, एक्सपोर्ट फाइनेंस एक्सपोर्टर्स को जो दिया जाता है, देन ट्रेड फाइनेंस व्यापार के लिए उधार देना, फैक्टरिंग है, लीजिंग है, फैक्टरिंग एक सर्विसेज होती है जिसके अंतर्गत बिल्स रिसीवेबल्स को खरीद लिया जाता है, लेंडिंग लीजिंग है, लीजिंग आप जानते हो लीज पर चीजों को प्रोवाइड करना, लेंडिंग है, गारंटी है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये सब एक्टिविटीज किसमें आती हैं कॉमर्शियल बिजनेस लाइंस के अंतर्गत। फिर आता है पेमेंट एंड सेटलमेंट, पेमेंट और सेटलमेंट में एक ही सब ग्रुप है जिसका नाम है एक्सटर्नल क्लाइंट्स, यहां पेमेंट्स और कलेक्शन, फंड ट्रांसफर, क्लियरिंग और सेटलमेंट इनकी बात होती है, ये पेमेंट एंड सेटलमेंट बिजनेस लाइंस के अंतर्गत आते हैं। देन एजेंसी सर्विसेज, एजेंसी का मतलब होता है जो बैंक एज अ ब्रोकर कर रहा है, यानी कि जिसकी बैंक ने एजेंसी ले रखी है, एजेंसी के तौर पर क्या क्या सर्विसेज प्रदान की जाती है, समझिएगा। कस्टोडियन सर्विसेज होती हैं, यानी कि अपने पास किसी और का सामान अंडर कस्टडी रखा हुआ है तो कस्टोडियन सर्विसेज होती हैं, कॉर्पोरेट एजेंसी सर्विसेज और कॉर्पोरेट ट्रस्ट। तो समझिएगा यहीं पर एस्क्रो अकाउंट सर्विसेज आती हैं, एस्क्रो अकाउंट, देन डिपॉजिटरी रिसिप्ट आता है, देन सिक्योरिटीज लेंडिंग आता है कस्टमर्स के लिए, देन कॉर्पोरेट एक्शंस आते हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस डिविडेंड वगैरह बांटना, इशूअर एंड पेइंग एजेंट्स,
ये सारी के सारी सर्विसेज एजेंसी सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं। देन एसेट मैनेजमेंट, एसेट का मतलब है संपत्तियों का मैनेज, और अगेन एसेट मैनेजमेंट जितनी भी बैंक के पास मतलब जितनी भी उसके क्लाइंट के पास संपत्तियां हैं उनको मैनेज करना, यानी कि वेल्थ मैनेज करना। इसके सब ग्रुप में किसकी बात आती है? डिस्क्रिशनरी फंड मैनेजमेंट, नॉन डिस्क्लोजर फंड मैनेजमेंट। डिस्क्रिशनरी फंड मैनेजमेंट, नॉन डिस्क्रिशनरी फंड मैनेजमेंट। डिस्क्रिशनरी मतलब होता है विवेक के अनुसार, और नॉन डिस्क्रिशनरी यानी कि जो विवेक के अनुसार खर्च ना किया गया हो। तो इसके अंतर्गत पूल्ड, सेग्रीगेटेड, रिटेल, इंस्टीट्यूशनल, क्लोज्ड, ओपन, प्राइवेट इक्विटी ये सब आती है। और अगेन नीचे भी सेम ही है। तो डिस्क्रिशनरी मैनेजमेंट हो या नॉन डिस्क्रिशनरी फंड मैनेजमेंट हो, इसके अंतर्गत जो है वो पूल्ड मैनेजमेंट हो, सेग्रीगेटेड हो, रिटेल हो, इंस्टीट्यूशनल हो, क्लोज्ड हो, ओपन हो, प्राइवेट इक्विटी हो, ये सभी यहां पर आता है। और फिर आता है रिटेल ब्रोकरेज। ब्रोकरेज का मतलब होता है दलाली, तो बैंक जहां पर ब्रोकरेज का काम कर रहा है, तो यहां पर रिटेल ब्रोकरेज सब ग्रुप है। एग्जीक्यूशन एंड फुल सर्विसेज। ब्रोकरेज का मतलब आप ब्रोकर का काम जानते ही हो, किसी और का प्रोडक्ट किसी और को बेचना, ठीक है। तो अगेन वही बात है, एग्जीक्यूशन ट्रांजैक्शंस के, और फुल सर्विस प्रदान करना, यानी कि पूरी प्रॉपर ब्रोकरेज सर्विस प्रदान करना। तो ये सारे के सारे क्या हैं? बिजनेस लाइन है, यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहां से आप गिन रहे हो तो 8 लाइन होती है, बात ध्यान रखिएगा। 3 लाइन ये रही, फिर आप देख सकते हो 4, 5, 6, 7 और 8 बिजनेस लाइन के अलावा और बैंकिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत कोई एक्टिविटीज नहीं होती हैं जो इनके अलावा कहीं चले जाएं। जितना भी बैंक एक एक्टिविटीज कर रहा है वो सभी इन्हीं 8 बिजनेस लाइंस के अंतर्गत कंप्लीट हो जाती हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा। देन फ्रॉम द रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बैंकिंग बिजनेस लाइंस में बी ग्रुप्ड ब्रॉडली अंडर द फॉलोइंग मेजर हेड्स। रिस्क के मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो बैंकिंग का जो बिजनेस लाइन है ये सारे के सारे इन 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाती है। पहला ग्रुप क्या है? द बैंकिंग बुक, दूसरा है ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, और तीसरा है बैलेंस शीट एक्सपोजर। इन 3 के अंतर्गत वो सारी एक्टिविटीज आ जाती है। अब पहली है द बैंकिंग बुक। तो बैंकिंग बुक में क्या क्या आता है? बैंकिंग बुक का मतलब जो कुछ भी आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं उनके रिकॉर्ड की बात हो रही है। तो बैंकिंग बुक इंक्लूड करता है सभी प्रकार के एडवांसेस यानी कि लोन्स, डिपॉजिट्स पैसे आए हैं, बोरोइंग्स कहीं से कोई उधार लिया है, विच यूजुअली अराइज फ्रॉम कॉमर्शियल एंड रिटेल बैंकिंग ऑपरेशंस। जो आपके कॉमर्शियल और रिटेल बैंकिंग के ऑपरेशन से ये सब अराइज हुआ है ना, वो इस बैंकिंग बुक में मेंटेन किया जाता है। All assets and liabilities in banking book have the following characteristics। जितनी भी इस बैंकिंग बुक में एसेट और लाइबिलिटी होती हैं उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्या क्या? पहला है दे आर नॉर्मली हेल्ड अंटिल मेच्योरिटी। मेच्योरिटी तक इनको रखा जाता है, जब तक मेच्योरिटी नहीं हो जाती, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 महीने, 1 दिन। देन एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अप्लाइड। अकाउंटिंग का एक्रूअल सिस्टम यानी कि वसूली वाला सिस्टम अप्लाइड होता है यहां पर। दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू M2M, मार्क टू मार्केट एक्सरसाइज, यानी कि ये मार्क टू मार्केट एक्सरसाइज नहीं है। जो डील आपने तय करी है उसी डील पर चीजें यहां पर चलती हैं। मार्क टू मार्क वाला सिस्टम नहीं, यानी कि जो बाजार रेट चल रहा है वो वाला नहीं है। देन दे अट्रैक्ट कैपिटल चार्ज ऑन क्रेडिट रिस्क एंड नॉट ऑन मार्केट रिस्क। ये जो कैपिटल चार्ज अट्रैक्ट करती हैं वो क्रेडिट रिस्क के अकॉर्डिंग होता है, ना कि मार्केट रिस्क के अकॉर्डिंग। क्रेडिट रिस्क के अकॉर्डिंग जो भी कैपिटल चार्ज होगा वो यहां पर लगेगा। तो बैंकिंग बुक में ये सब मेंटेन किया जाता है। फिर आता है ट्रेडिंग बुक। ट्रेडिंग बुक में क्या क्या होता है? जितनी भी एसेट्स हैं दैट आर मार्केटेबल, जितनी भी एसेट्स हैं जिनका बाजारीकरण संभव है, यानी कि बाजार में उनको खरीद बेच सकते हैं डायरेक्टली, दे कैन बी ट्रेडेड इन द मार्केट। तो contrary to the characteristics of assets and liabilities held in the banking book, the trading book assets have the following characteristics। ट्रेडिंग बुक में जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं उनकी क्या विचार होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो दे आर नॉर्मली नॉट हेल्ड अंटिल मैच्योरिटी, क्योंकि इनका मार्केट में ट्रेड संभव है तो आप समय के पहले बेच सकते हो। जैसे शेयर्स हैं, शेयर्स की ट्रेडिंग संभव है तो शेयर्स को आप क्या कर सकते हो, मैच्योरिटी की बात ही नहीं है, वहां पर आप जब चाहो तब बेच सकते हो। तो मैच्योरिटी के पहले भी बेचा जा सकता है। एंड पोजीशंस आर लिक्विडेटेड, और पोजीशन आपको मैच्योरिटी तक बना के नहीं रखी है, बीच में विघटित कर देनी है, लिक्विडेट कर देनी है अगर आप उसको सेल कर दोगे इन द मार्केट आफ्टर होल्डिंग द एसेट्स फॉर अ सर्टेन पीरियड। कोई निश्चित समय के लिए आपने उसको होल्ड किया था, उसके बाद आप उसको क्या कर दोगे, सेल आउट कर दोगे। देन
ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में वो सारी चीजें आती हैं जो बैलेंस शीट में मेंशन नहीं करी जाती हैं। बैलेंस शीट में बेसिकली दो कॉलम होते हैं, लायबिलिटीज और एसेट्स। लायबिलिटीज और एसेट्स के बिहाफ पर ही बैंकों के लिए बात करें तो बैंकों की लायबिलिटी होती है उनकी डिपॉजिट्स जो उनको कस्टमर से मिली हुई हैं, ठीक है, चाहे वो सेविंग अकाउंट के फॉर्म में हो, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी। और उनके लिए एसेट्स क्या होती हैं, उनके द्वारा बांटे गए लोन। किसी भी प्रकार का कोई लोन बांटा गया है वो बैंक के लिए एसेट होता है, उसी पर बैंक को रिटर्न मिलता है। जो रिटर्न मिलता है वो ज्यादा मिलता है, उसी को डिपॉजिटर्स को प्रदान कर दिया जाता है कम रेट पर, और जो बचता है वही एक बैंक का अपना प्रॉफिट होता है। तो ऑफ बैलेंस शीट में वो चीजें होती हैं जो कंटिंजेंट आधार पर होती है, यानी कि आकस्मिक, जरूरत आज नहीं है बट जरूरत कभी भी पड़ सकती है, तो हमने फुट नोट के तौर पर मेंशन कर दिया है। तो यहां गारंटी वगैरह के लिए जो बैंक पैसा देता है ना वो आते हैं। तो ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स आर कंटिंजेंट इन नेचर, बताया ना ये कैसे हैं, कंटिंजेंट इन नेचर, यानी कि आकस्मिक वाले, जब चाहोगे, ठीक है, तब अराइज नहीं होंगे, ये कभी कभी अचानक से अराइज हो जाएंगे, आकस्मिक। वेयर बैंक इशू गारंटी, कमिटेड और बैकअप क्रेडिट लाइंस जो दिया जा रहा है बैंकों के द्वारा, ठीक है, गारंटी इशू करी जा रही है बैंकों के द्वारा, और एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जा रहा है बैंकों के द्वारा। तो बैंक फेसेस पेमेंट ऑब्लिगेशंस कंटिंजेंट अपॉन सम इवेंट। अब ये है तो ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, लेकिन ये कंटिंजेंसी में क्यों रखे गए हैं? अब अगेन, अगर बैंक ने किसी व्यक्ति के पेमेंट की गारंटी दी है, अगर वो व्यक्ति पेमेंट करने में सक्षम नहीं है या वो पेमेंट करने से मना कर देता है, तो लायबिलिटी किसके पास ट्रांसफर हो जाएगी? बैंक के पास ट्रांसफर हो जाएगी। तो वही यहां पर लिखा हुआ है कि कुछ इवेंट्स के होने से बैंक जो है वो पेमेंट ऑब्लिगेशन फेस करेगा। वो क्या है? दीज कंटिंजेंसीज एडवर्सली अफेक्टेड द रेवेन्यू जनरेशन ऑफ बैंक्स। Banks may also have contingent assets. For example, a bank may have purchased insurance to protect against certain negative events. तो अगेन ये बताया जा रहा है यहां पर, ठीक है, कि these contingencies, ये जो contingencies हैं, ये एडवर्सली अपोजिट इफेक्ट करेंगी रेवेन्यू जनरेशन ऑफ बैंक, बैंक का रेवेन्यू जनरेशन, उसको अपोजिट अट्रैक्ट करेंगी। तो बैंक्स may also have contingent asset। बैंकों के पास कंटिंजेंट एसेट्स के तौर पर भी चीजें होती हैं, जैसे परचेज, ठीक है, परचेज्ड इंश्योरेंस, बैंक ने इंश्योरेंस परचेज किया है टू प्रोटेक्ट सर्टेन नेगेटिव इवेंट्स। इंश्योरेंस आप जानते हो नेगेटिव इवेंट्स के लिए होता है, इन फ्यूचर कोई भी ऐसा इवेंट्स होता है जिसकी वजह से आपको ह्यूज लॉस हो सकता है, तो वो यहां पर बचाया जा सकता है, ठीक है। देन ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में क्या होता है? बेनिफिशियरी जो है वो सब्जेक्ट टू सर्टेन कंटिंजेंसीज। जैसे इंश्योरेंस में क्या होता है, आप बेनिफिशियरी तभी बन पाओगे जब कुछ हैपन होगा, यानी कि अगर बाइक का किसी व्यक्ति ने इंश्योरेंस लिया है, बाइक में कोई डैमेज होगा बाय द वे ऑफ एक्सीडेंट, तभी क्या होगा, वो बेनिफिशियरी बनेगा। डेरिवेटिव्स भी जो होते हैं वो ऑफ बैलेंस शीट मार्केट एक्सपोजर्स होते हैं। डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप, ये डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं जिनकी वैल्यू जो है वो अंडरलाइंग एसेट पे डिपेंड करती है, ठीक है, उनकी वैल्यू को डिसाइड नहीं करता है, अंडरलाइंग एसेट ही उनकी वैल्यू को डिसाइड करने का काम करती है। तो अगेन दे मे बी स्वैप, फ्यूचर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स होते हैं। ये भी ऑफ बैलेंस शीट मार्केट एक्सपोजर ही होते हैं, ये बात याद रखिएगा। कोई पूछे कि डेरिवेटिव्स कहां पर मेंशन किए जाते हैं बैलेंस शीट में, तो बता देना बैलेंस शीट में नहीं, ऑफ बैलेंस शीट आइटम है, ध्यान रखिएगा। तो इतना ही आज के सेशन में। उम्मीद करता हूं बैंकों में कैसे रिस्क आइडेंटिफाई किया जाता है, क्या बिजनेस लाइंस में एक्टिविटीज को डिवाइड किया जाता है, ठीक है, वो सब मैंने आपको बता दिया। बैंकिंग बुक, ट्रेडिंग बुक, और बैंकिंग बुक बताया मैंने आपको, ट्रेडिंग बुक बताया, और ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर के बारे में डिस्कशन कर लिया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब अगेन आपके लिए इंफॉर्मेशन है, CAIIB का महापैक आप लोग जाकर के ले सकते हैं, जहां पर सारे सब्जेक्ट्स कवर हो सकते हैं। मैंडेटरी प्लस इलेक्टिव 9+ सब्जेक्ट्स कवर हैं। 15+ फाउंडेशन MCQ बैचेस मिलेंगे आपको, ठीक है। 2000+ लाइव क्लासेस हैं, 500+ मार्केट, ठीक है, मॉक्स एंड क्विजेज हैं, और 24/7 डाउट सपोर्ट है, और 200+ इससे ज्यादा क्लास नोट्स हैं। 2 इयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन प्राइस है 6,999, 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन प्राइस है 4,999, और अगेन 6 मंथ के लिए है 3,999 जो दिख नहीं रहा है नीचे की वजह से,
देन CAIIB का बैच, फाउंडेशन बैच दिसंबर 2025 के लिए टारगेटेड बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिसंबर 2025 के लिए प्राइस है 2499, ठीक है। देन CAIIB फाउंडेशन बैच, ये सारे बैचेस आपको कहां मिल सकते हैं? pw.live पे जाइएगा, उसके बाद गवर्नमेंट सेक्शन, गवर्नमेंट जॉब्स, सॉरी गवर्नमेंट का एक सेक्शन है गवर्नमेंट एग्जाम्स, उसमें आप जाएंगे, फिर आप देखेंगे उसमें आपको मिल जाएगा JAIIB CAIIB, बस इसी पे क्लिक कर लीजिएगा। ऑनगोइंग जितने भी बैचेस हैं वो सभी आपको दिख जाएंगे और आपके हिसाब से जो भी है वो आप यहां पर परचेज कर सकते हैं। इंडिविजुअल बैचेस भी अवेलेबल हैं CAIIB के लिए और वो भी दिसंबर 2025 के लिए, तो उसको भी आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही रखता हूं, थैंक यू। आपसे मुलाकात होगी फिर अगले सेशन में।